ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात हो रही थी टाइप ऑफ बायर्स की, मैन्युफैक्चरिंग फर्म की डिमांड साइड के ऊपर बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो अब आता है एक्सपोर्ट बायर और फॉरेन इम्पोर्टर। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पर, ये क्या बंदा होता है, ये बंदा होता है कि जो किसी और कंट्री में रहता होता है और वो आपकी जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट कर लेता है अपनी कंट्री के अंदर, यानी अपनी कंट्री के अंदर मंगाता है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये क्या करता है, ये दुबई में अपनी प्रोडक्ट रखता है, तो वहाँ पे ये आपसे एलईडीज बाय कर लेता है, टीवीज बाय कर लेता है और पाकिस्तानी टीवी को बेचता है, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर गुड्स को बेचता है। तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल बन जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं इसको फ़ायदा क्या होता है, ये आपके लिए एक्सेस करता है, ओपन एक्सेस करता है ग्लोबल मार्केट के अंदर जाने का, और जो आपकी डिमांड है वो मज़ीद एक्सपेंड करवाने में मदद देता है। देखिए, अब ये जो एक्सपोर्टर होता है ये बहुत ज़्यादा ओपन इकोनॉमी में होता है। बहुत दफ़ा ये होता है कि देखिए, पहले मैंने बताया ना कि 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है और 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है और 2 सेक्टर इकोनॉमी होता है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी तो हमारा पुराना था जो ख़त्म हो गया। 3 सेक्टर इकोनॉमी जो हमने लास्ट डिस्कस की, रिटेलर, होलसेलर वगैरह, वो 2 सेक्टर इकोनॉमी बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं एक्सपोर्टर की, तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी पे चला जाता है क्योंकि इसमें आपकी इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व होती है तो आपकी ऑलमोस्ट जो डिमांड है कंपनी की वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आ जाती है कि गवर्नमेंट बायर। अब गवर्नमेंट भी बाय करती है, यही फर्म होती हैं, इनसे गवर्नमेंट भी बाय करती है। अच्छा, गवर्नमेंट जो बाय करती है क्या करती है, पब्लिक सेक्टर गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, पब्लिक डिपार्टमेंट्स के अंदर चीज़ें लगाने का काम करती है। फिर कोई इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए बाय करती है। तो ये क्या करती है, इसका काम बेसिकली ये होता है, ये किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी पब्लिक यूज़ के लिए ये चीज़ को परचेज करते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, ये बेसिकली बहुत लंबे लेवल पर परचेज करते हैं। इनका एग्जांपल ये ले लेते हैं कि कोई रोड्स बन रही हैं, कोई ब्रिजेस बन रहे हैं, तो उनके लिए स्टील का गवर्नमेंट खरीद रही है। फिर उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, तो वो परचेज कर रही है, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा लंबा जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो आपकी कनेक्शन बिल्ड होता है ना, आपका फिल्म से जो आपका कनेक्शन होता है कंज्यूमर तक का, वो लॉन्ग टर्म बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। उसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एक तादाद मुतय्यन कर दी जाती है और तादाद तक आपको वो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है। तो एक तरह से ये भी आपका डिमांड एक्सपेंड करता है और डिमांड बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपकी जो फर्म है उसकी लोकल जो परचेजिंग है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक सप्लाई ऑलमोस्ट देनी होती है, पक्की हो जाती है। उसके बाद आप जो प्राइवेट में बेच रहे होते हो, जो प्राइवेट बायर रिटेलर वगैरह आपसे ले रहे होते हैं या एक्सपोर्टर ले रहे होते हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है और आपकी डिमांड को एक्सपेंड करने में मदद करता है। अब यहाँ एक और चीज़ का इजाफा होता है, यहाँ एक और आपकी डिमांड को एक्सपेंड करने के लिए एजेंट होता है जो कि इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होते हैं, ये बेसिकली नॉन कमर्शियल होती है ऑर्गेनाइजेशन। ये स्कूल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल हो सकते हैं, कोई NGOs हो सकती हैं, ये भी आपसे मटेरियल बाय करते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी आपकी डिमांड एक्सपेंड होती है, आपको पता चलता है आपकी जो डिमांड है वो किस हद तक बढ़ रही है, ठीक है। फिर ये क्या करती है, बाद दफ़ा ये इक्विपमेंट खरीदता है, कोई अस्पताल है वो इक्विपमेंट खरीदता है। अब वो इक्विपमेंट का क्या करता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट हैं उनको बाय करने के लिए भी वो वहाँ पर करता है। तो उसको आपको देखना पड़ता है कि आप लेंगे एनालाइजर, आपकी तमाम सेटअप देखने होते हैं। ये तमाम जो हम कहते हैं ना CEOs होते हैं कंपनी के, तो CEOs का बेसिकली ये तमाम काम होता है, तमाम चीज़ें उन पर साइटेड होती हैं, वो उनको सबको देख रहे होते हैं कि कौन सी कंडीशन है। इसमें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होती है, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो बहुत लंबा एक सिस्टम बन जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि डिमांड जो है वो इंस्टीट्यूशनल बायर की वजह से ही बढ़ जाती है। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत स्टेबल होते हैं, ये एक स्टेबल तादाद में आपसे लेते रहते हैं, मगर ये कि इसको डिमांड सेंसिटिव देखा जाता है, ये प्राइस के अकॉर्डिंग ही बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कम से कम प्राइस में मिले। तो यहाँ थोड़ा सा आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं या लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल बायर भी एक तरह का सिस्टम होता है जिससे आपको डिमांड एनालाइज करने में मदद मिलती है। अब यहाँ क्या कंडीशन आती है, अब यहाँ पर एक ऐसा बायर आ जाता है जो कि ऑनलाइन बायर है, ई कॉमर्स बायर कहते हैं।
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जो बाय करता है या ऑनलाइन बाय करता है, वो कंडीशंस क्या होती हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने के लिए मददगार साबित होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी अपनी परचेजिंग को ऑनलाइन सेल करने की जवाब रखते हैं। और इनके पास क्या होता है कि ये डायरेक्ट बल्क में आपसे सामान उठाते हैं और बल्क में सामान उठा के कंज्यूमर को पेश कर देते हैं। बस ये थोड़ी सी अपनी सर्विस चार्जेस वगैरह लेते हैं और सर्विस चार्जेस के ऊपर ये आपको आपकी डिमांड, ये भी आपकी डिमांड को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है। इससे आपको डिमांड का पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट कितने उसमें जा रही है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर अमेजॉन को देख लें, दराज को देख लें कि वो बहुत सारे क्वान्टिटी बल्क में बाय करती है और उसके बाद वो कहीं इसको बेच देती है या कहीं और उसको सेल आउट कर देती है, जो उसका ऑनलाइन कंज्यूमर होता है। ठीक है, इसके फायदे ये होते हैं कि आपको बहुत तेजी से कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करा देती है, बहुत तेजी से आपका जो ऑनलाइन रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है, आपकी बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा देती है। तो ये भी एक आपके लिए बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ा इसमें जो लॉजिकली आपके लिए डिफरेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ। तो देखें कि ऑनलाइन बायर आजकल बड़ा कॉमन भी हुआ है ड्यूरिंग कोविड के बाद जब हम देखते हैं तो ऑनलाइन बायर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। तो अब जो ट्रेंड है उनकी डिमांड का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बन चुका है कि उनका ऑनलाइन वर्थ कहती है, उनको प्रोडक्ट रिव्यू मिल जाते हैं, उनको प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है, ये तमाम चीज़ों का जो एक्सेस है उन्हें बहुत ईजीली मिल जाता है। तो ये भी एक उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। अब यहाँ एक और चीज़ आती है कि जी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये एक तरह की फर्म होती है जिसको OEM कहा जाता है। ये क्या करते हैं, इनका सिस्टम क्या होता है कि ये वो कंडीशंस होती हैं, वो कंपनीज होती हैं जो कोई प्रोडक्ट खरीदती हैं, कोई कंपोनेंट खरीदती हैं और उसको जोड़कर और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाकर आपको पेश कर देती हैं। लेट सपोज यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो क्या करती है, वो बैटरीज खरीदती है, हेडलाइट खरीदती है, टायर खरीदती है स्पेसिफिक स्पेशल सप्लायर से, और फिर उसको मैन्युफैक्चर करती है और वो फाइनल गुड में बनाकर आपको आगे अवेल कर देती है। अच्छा, इसमें एक बड़ा मजे का मसला ये होता है कि ये भी इन्वेस्टमेंट गुड की तरह से होती है कि ये चीज़ें हाइड हो जाती हैं एक वक्त पे जाकर। इंटरमीडिएट गुड्स आपने सुना था, तो इंटरमीडिएट गुड में क्या होता है कि फाइनल जो प्रोडक्ट बनती है उसमें ये तमाम चीज़ें हाइड हो चुकी होती हैं, यानी कि बलाइट किस कंपनी की लगी हुई है या आपका जो मिरर है वो किस कंपनी का लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती, सिर्फ कार का लोगो देखा जाता है, तो वो तमाम चीज़ें हाइड हो जाती हैं। तो मैंने इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर ये आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था और समझाया भी था कि ये कंपनीज वो कंपनीज होती है जो इंटरमीडिएट गुड्स को जोड़ती हैं और मैन्युफैक्चर करके फाइनल गुड्स के अंदर प्रिपेयर कर देती हैं, जिससे क्या होता है एक रिजल्टिंग आपको फैक्टर मिलता है और एक रिजल्टिंग इनोवेटिव एनवायरनमेंट आपको मिलती है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो समझना भी ज़रूरी था और आपको इसको क्लियर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके बगैर आप इसको समझेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे कि डिमांड आपकी किस तरह से एनालाइज की जाती है, आप कैसे एनालाइज करें। अब अगर यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट, तो एक इम्पॉर्टेंट मसला बता दूँ मैं आप लोगों को कि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है उनकी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ किस्म के बायर ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है, बायर ग्रुप्स कह लें या बायर टाइप्स कह लें, डिफरेंट किस्म के बायर ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, ये बायर ग्रुप्स क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इनकी मुख्तलिफ तवक्कुआत होती हैं आपके साथ, आपकी प्राइस के लिए, आपकी क्वालिटी के लिए, आपकी वॉल्यूम के लिए, आपकी डिलीवरी टाइमिंग के लिए, आपकी सर्विसेज के लिए, ये तमाम इवेंट्स के लिए जो है ये अपना एक म्यार रखते हैं। एक्सपेक्टेशन कहते हैं म्यार को। ठीक है, तो ये वो म्यार रखते हैं जिस म्यार के ऊपर आपका डिलीवरिंग होती है या जिस म्यार पे आप सर्विसेज देते हैं, जिस म्यार पे आप क्वालिटी एनालाइज करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डील की जाती हैं। अगर हम यहाँ ये बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर भी है और उसको होना भी इम्पॉर्टेंट चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप समझ नहीं पाएंगे कि सिस्टम क्या है। देखिए, इसको रिकग्नाइज करना इसलिए ज़रूरी होता है कि डिमांड में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और फोरकास्टिंग जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होती है, इसी के ऊपर होती है। जब आपको बायर गुड्स का पता होगा, जब आपको बायरिंग कंडीशंस का पता होगा, जब आपको बायर के मामलात का पता होता है, तो ऑलमोस्ट आप बहुत अच्छे से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें, अपनी सप्लाई को बहुत अच्छा कर सकें, अपनी डिलीवरी को अच्छा कर सकें। जब आपको ये ग्रुप्स पता चलते हैं तो बीइंग एनालाइजर या बीइंग हाई पोस्ट रैंक बनने के लिए आपको इन तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तमाम चीज़ें आपकी डिस्कशन में आती हैं। फिर देखिए, मैंने वही बताया ना, कॉर्पोरेट डिस्कशन होती हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं, कॉर्पोरेट अलाइनमेंट होती है, इस तरह के डिफरेंट तरह के प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर से गुजर के हमें ये सारा का सारा मामला जो है क्लियर होता है हमारा, और हम इसको क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, अगर हम ये सब चीज़ें नहीं समझते हैं तो हमें किसी हाई ऑफिशियल पोस्ट पे जाने के लिए ये तमाम चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी और फिर उस वक्त परेशान होंगे। तो ये है कि आपको अभी इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ किस तरह से वर्क करती है।